ये डब्ल्यू का बेस जैसा चालू किया, इसमें क्या है कि उल्टा कर रखा सिस्टम, इसलिए क्या थोड़ा रेस्ट नहीं मिलता बीच में, क्लासेस ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं, तुम भी तो अब 1-2 दिन के मेहमान, आज 1-2 बैच खत्म हो गए, आवाज इतनी आएगी बेटी कम है। प्रीपीजी में हो गया आज का कोर्स, प्रीपीजी डब्ल्यू एओ का जो इंग्लिश मीडियम का बेस था वो खत्म हो गया, तो अब काफी सारी समस्याएं कम हो गई। अब तुम्हारे हैं जो तुम्हारे भी ज्यादा नहीं बचे, तुम्हारी भी बीमारी खत्म हो गई, फिर कौन बचेगा? फिर फिर ये दूसरे बचेंगे, नए बच्चे आएंगे, फिर जो क्रैश कोर्स है अभी तो खैर देखो, कल हमने वो प्रोसेस पढ़ी थी, वो याद करके है कौन कौन? वो प्रक्रिया याद है तुम्हें? बोलो, सिलेक्शन, ग्रेडिंग, वॉशिंग, फिलिंग, कटिंग, ब्लांचिंग, बोलो ब्लांचिंग, कूलिंग, कूलिंग, फिलिंग, एग्जॉस्टिंग, सीलिंग, प्रोसेसिंग, कूलिंग, लेबलिंग, स्टोरेज। इसके तुरंत बाद में अब आपको लिखना है डब्बे, डिब्बों के प्रकार। 2 तरीके के डिब्बे इसमें बहुत खास है। डिब्बे को बोलते हैं कैन, टिन के डिब्बे ही काम में आते हैं ज्यादातर टिन के डिब्बे काम आते हैं। टिन के मिक्स धातु है, 2 प्रकार के डिब्बे होते हैं, 1-2। एक डब्बे होते हैं उनको बोलते हैं एसिड रेजिस्टेंट कैन, एसिड रेजिस्टेंट, और एक को बोलते हैं सल्फर रेजिस्टेंट, सल्फर रेजिस्टेंट। 2 तरीके के डब्बे हैं, एसिड रेजिस्टेंट एंड सल्फर रेजिस्टेंट। जो एसिड वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें एसिडिक डब्बे काम में आते हैं, जैसे फल। इन डब्बों को, इनका और एक कॉमन नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं आर इनेमल। क्या बोलते हैं? आर इनेमल डब्बे। इनको बोलते हैं सी इनेमल। ये अंदर के साइड में पॉलिश होती ताकि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो। तो आर इनेमल डब्बे काम में लिए जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। आर इनेमल डब्बे काम में आते हैं फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, यानी कि फल है या अम्लीय उत्पाद जो भी होते हैं, जैसे टमाटर या अम्लीय उत्पाद। सी कैन काम में लिए जाते हैं सब्जियां या क्षारीय उत्पादों में, सब्जियों में या क्षारीय उत्पादों के लिए। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि प्रश्न आएगा कि अम्लीय उत्पादों में, फ्रूट अम्लीय होते हैं, ये हमें पहले से पता है। टमाटर हो गया, फ्रूट हो गए, ये सभी अम्लीय है, ये क्षारीय है। इनको याद रखने का ट्रिक है, यहाँ पर भी आर है फ्रूट और ये आर है। प्रश्न आएगा फ्रूट में कौन से डब्बे काम में आते हैं? आर इनेमल। कौन से आएंगे? सब्जियों से सी याद, बोलो सी सब्जियां। तो सी कैन किस में काम आते हैं? सब्जियों में आते हैं। सही नहीं? ये याद रखना चाहिए, एग्जाम आता है कई बार कि आर इनेमल कैन किस में काम में लेते हैं? फ्रूट्स में। तो फ्रूट अम्लीय होते हैं, तो आर यानी फ्रूट, आर आर दोनों तरफ, ये याद रखना, ये लिख लो। इसके बाद में डब्बा बंद करते हैं, उन उत्पादों में समस्या भी आती है, प्रॉब्लम्स, ये ऊपर वाला लिख लो। 2 समस्याएं बहुत एग्जाम में आने लायक, एक तो है फ्लेट सोर और एक है फेटल पॉइजनिंग। फेटल पॉइजनिंग, फेटल पॉइजनिंग यानी कि संपूर्ण विषाक्तता, संपूर्ण, इजी गोइंग लिखना, संपूर्ण विषाक्तता। और एक प्रॉब्लम होती है फ्लेट सोर, फ्लेट सोर यानी कि एक गंध आती है, गंदी सी जो है उसमें से गंध आने लग जाती है डब्बा बंद उत्पाद। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। ये फेटल पॉइजनिंग होती है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से होता है ऐसा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। और ये होता है बेसिलस, बेसिलस स्टीरियोथर्मस,
बेसिलस स्टीरियो या स्टीरियोथर्मोफिलस, स्टीरियोथर्मोफिलस, बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। मतलब जहर टाइप में बन जाता है। फेटल पॉइजनिंग का मतलब कुछ ऐसे केमिकल बन जाते हैं जो फिर मर भी जाता है आदमी। वो फेटल का मतलब जानलेवा है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम वाले के कारण फेटल पॉइजनिंग होती है, उसको बोटुलिज्म कहते हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और एक गंदी गंध आने लगती है, उसका नाम है बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस के कारण। ये दोनों प्रॉब्लम होती है कैंड प्रोडक्ट के अंदर। कल से 2 क्लास की बोला है, अब पता नहीं करी नहीं करी। कल 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 से होगी ना, आज तक कैसे होगी? नहीं नहीं, आज तो कैसे हो सकती? डन। एसीएफ के अंदर आया था क्वेश्चन कि फेटल पॉइजनिंग के पीछे क्या कारण है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये भी परीक्षाओं में आता है। फ्लैट शोर होती है बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, एक गंध आने लगती, तीक्ष्ण गंध, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, तो ये एसिड रेजिस्टेंट डब्बे हैं और ये है सल्फर रेजिस्टेंट। तो एसिड रेजिस्टेंट अम्लीय वालों में काम आते हैं, जो एसिड को कंट्रोल करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट का मतलब एसिड की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होती उसमें। तो फ्रूट से एफ आर नहीं, फ्रूट आर आर है, याद रखना। सब्जियों से सी, सी सब्जियां। अब आपको लिखना है आगे, अब आपको लिखना है आगे गाइस, नोट लगा के। ये लिखने के बाद में लिखो नोट स्टीरियो थर्मोफिलस या स्टेरोथर्मोफिलस। ये ऐसा है थर्मोफिलस जो ज्यादा तापमान पे भी नहीं मरता बेटा, बदमाश। लिखो, नोट करके लिखेंगे पहला नोट। ये यहां तक डन है सब? स्टूडेंट्स नोट करके लिखो कि टीएसएस होता है ना, टोटल सोलुबल सॉलिड। टीएसएस को क्या बोलते हैं? टोटल टोटल सोलुबल टोटल सोल्यूबल सॉलिड। इसको बोलते हैं कुल घुलनशील ठोस। कुल कुल घुलनशील ठोस, कुल घुलन ठोस। इसको मापते हैं रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। इसको मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। पेक्टिन की सांद्रता मापी जाती है, पेक्टिन को मापा जाता है। पेक्टिन इज मेजर्ड बाय जेल मीटर के द्वारा। पेक्टिन मापते हैं बेटा जेल मीटर से। इसके अतिरिक्त नमक की जो सांद्रता होती है, नमक की सांद्रता वो मापी जाती है सेलोमीटर के द्वारा। से साइड में लिख लेना, ये 2-3 पॉइंट है बस। अब अपन जेली और जेम पढ़ेंगे। ओके गाइस, ये भी आता है प्रश्न, जैसे इस बार भी आया, पेक्टिन किससे मापते हैं? जेल मीटर। जेल मीटर क्या काम आता है? पेक्टिन की जांच करने। रिफ्रैक्टोमीटर क्या काम आता है? TSS, total soluble solid, is measured by refractometer and salt concentration is measured by ceilometer. अब मैं कहूंगा वैसे लिखना आप। अच्छा कर रहे हो तुम लोग, सवाल। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपको इधर तो लिखना है जेली, नए पेज से स्टार्ट करो चाहे। जेली लिखना है। जेली को बोलते हैं अवलेह, अवलेह।
और इधर लिखना है गाइस जैम। जैम को बोलते हैं हम फल पाक। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इन दोनों में एक अंतर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद में हम और सिस्टम से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको जो अंतर बता रहा हूं जैम जेली में अंतर, वो आ गया तो भी प्रश्न सही होने की 70% प्रायिकता यहां से हो जाएगी। जैम जेली में आपको जो फर्क लिख रहा हूं वो आना चाहिए। जैसे कि जेली होती है पारदर्शी, लगभग पारदर्शी। पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जेली होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जैम होता है अपारदर्शी। जैम होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक। ओपेक, पारदर्शी और अपारदर्शी। ओके, फिर चलो आगे। उपयुक्त फल कौन कौन से हैं जैम जेली के लिए? तो सबसे अच्छे और जो उपयुक्त फ्रूट है जेली के लिए है अमरूद, अमरूद, आम, अंगूर, संतरा, इनसे बनती है जेली। लेकिन मेन जो सबसे खास है वो है अमरूद। मुख्य फल कौन सा है? अमरूद से ही जेली बनती है मेनली। इधर है सेब, सेब, पाइनएप्पल। ये क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं, ये टेबल ही याद रखना तो ही काम हो जाएगा। पपीता आदि, इनसे बनता है सेब। तो सेब से बनता है जैम, सॉरी, सेब से सबसे अच्छा जैम किससे बनता है? सेब से बनता है। सबसे अच्छी जेली किससे बनती है? अमरूद से बनती है। ओके गाइस, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार जो टीएसएस होता है, टीएसएस जेली के अंदर 65 डिग्री ब्रिक्स होता है, जैम के अंदर 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। 68 डिग्री ब्रिक्स, जैम के अंदर 68 डिग्री ब्रिक्स। जो फल का हिस्सा होता है या फल का भाग होता है वो दोनों में ही 45% होता है। 45%, इसमें भी 45%। जो अम्ल होती है, अम्ल या अम्लता होती है, एसिडिटी, 0.75 से 0.90%। इसमें होती है 0.5 से 0.6%। जेली का मुख्य अंश होता है पेक्टिन। जेली का जो मुख्य अंश होता है बेटा वो होता है पेक्टिन। पेक्टिन जो कि 1% के आसपास होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से होता है फलों का गुदा, यानी कि फ्रूट पल्प। इजी गोइंग लिखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सभी पॉइंट बहुत ही स्पेशल है और खास है। ओके, सही नहीं? इनमें से हर एक लाइन से क्वेश्चन आए हुए, हर एक एग्जाम। तो ये ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो जेली किससे बनती है ये क्वेश्चन आ रखा है। जेली का मुख्य अंश कौन सा है? एओ के एग्जाम में तो ये भी आ रखा, अम्लता कितनी होती है जेम के अंदर? तो 0.5 से 0.6 एओ के अंदर। तुम्हारे सुपरवाइजर के अंदर टीएसएस आ रखा है, फल का भाग कितना है वो आ रखा है। सबसे अच्छी जेली का अंश सुपरवाइजर 2024 में ही क्वेश्चन आ रखा है कि जेली के लिए मुख्य अंश कौन सा है। इतने सरल सरल क्वेश्चन, तो इस टेबल से ही आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे कि जैम बनाते कैसे हैं, जेली कैसे बनाते। उससे पहले जो जेली है उसके साइड में आपको और लिखना मैं कह रहा हूँ, ये लगभग लगभग लिख लिया होगा। तो इसमें जेली में कितना होता है? टीएसएस 65,
जेम में कितना होता है 68, तो थोड़ा सा हल्का फर्क है, ध्यान रखना। 45 फ्रूट का पार्ट है, अमरूद से बनती है वो जेली। पारदर्शी का मतलब यूं नहीं होता कांच के जैसे आर पार देख सकते हैं, इतना नहीं। क्योंकि इसके अंदर फलों का गुदा नहीं होता तो साफ सुथरी दिखती है जेली। जेली के अंदर खाली अमरूद का रस होता है। क्या होता है? आम बना रहे तो आम का रस ही होता है उसमें। उसमें जेली के अंदर खाली आम का गुदा नहीं होगा, बीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो और इसके अंदर बीज तो नहीं होता लेकिन गुदा होता है टोटल। सेब का पूरा गुदा होता है, सेब का रस नहीं होता, गुदा ही होता है। इसलिए वो अपारदर्शी टाइप दिखता है। रिटर्न जेली साइड में थोड़ा सा आपको मैं कह रहा हूं वैसे लिखना है। जेली में आपको लिखना है, देखो अगर जेली के अंदर 60 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस है, 60 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस, उस समय जेली का पीएच होता है 3.0 पीएच। जब 65 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है उस समय जेली का पीएच होता है 3.2। जिस समय जेली में 70 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है उस समय होता है 3.4 पीएच। तो अच्छी जेली के लिए 3.2 पीएच होना चाहिए। अच्छी जेली का पीएच कितना होता है? 3.2 होता है जिस समय 65 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस। मतलब अच्छी जेली का पीएच 3.2। इस प्रकार से आपको इसको जेली वाली साइड में ही लिख लेना है। जिसने जेली लिखा उधर ही से आपको ये लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ना है और अब लिखना है जेली बनाने की प्रक्रिया। टॉपिक डालो जेली बनाने की प्रक्रिया। मैं कहूंगा वैसे सिस्टम से लिखना पड़ेगा। पूरा एक पेज रहेगा तो और बढ़िया, एक सेपरेट पेज होगा तो और अच्छा है। जेली सेपरेट पेज होगा तो ज्यादा अच्छा, मैंने बोला। हाँ, सेपरेट पेज होगा, उसमें छोटे लिखना, अच्छे लिखना। जेली बनाने की प्रक्रिया टॉपिक डाल दिया। जेली एक सेपरेट पेज सही रहेगा, पूरा सेपरेट पेज सही रहेगा। मैं कह रहा हूँ जो सुन रहा, सेपरेट पेज सही रहेगा। एक बिल्कुल सेपरेट का मतलब नया साफ सुथरा पेज। अब मैं आपको पहले तो बोल के बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। जेली कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती। सबसे पहले अमरूद को लेना है और लड़के ऊपर देख, एवरीबडी आगे देखो। अमरूद लेने, धोने, काटने, पानी में उबालने। जब उबल रहे होते हैं उस समय सिट्रिक एसिड मिलानी, नहीं है तो नींबू निचोड़ना है। थोड़ी देर और पकने देना है, 10 मिनट के लिए उबलने दो। उसके बाद उस रस को छानना है, गूदे और बीज को बाहर फेंक देना है। रस काम का। उस रस के अंदर पेक्टिन की जांच करेंगे, पेक्टिन के अनुसार उसमें चीनी मिलाएंगे, शक्कर मिलाने के बाद में उसको फिर से पकाएंगे। थोड़ी देर बाद में जेली तैयार। अंतिम बिंदु परीक्षण। मैं रिपीट कर रहा हूँ। अमरूद को लेना है, धोना है, छोटे टुकड़ों में काट के उबालना है। उबलते समय सिट्रिक एसिड मिलानी, थोड़ी देर बाद में उस रस को छाननी, पेक्टिन की जांच करनी, पेक्टिन के हिसाब से उसमें शक्कर मिलानी, थोड़ी देर बाद और पकाना है। उसके बाद में अंतिम बिंदु की जांच कर लेंगे, उसके बाद में डब्बे में भर देंगे। तो जेली निर्माण की प्रक्रिया अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? प्रोसेस ऑफ जेली मेकिंग। प्रोसेस ऑफ जेली मेकिंग। जेली निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले फलों का चयन है। क्या है गाइस? फलों का हिंदी में लिख दूं क्या है? फलों का चयन करना है सबसे पहला काम। फलों के चयन में अच्छे अधपके अमरूद लेने आप। अधपके बोल दो चाहे तो, या उनको बोलते हैं पके हुए लेकिन कठोर, फर्मली राइप। फर्मली राइप फ्रूट लेंगे, यानी कि 1 किलो ले लो, ठीक है। फर्मली राइप फ्रूट,
फर्मली राइप का मतलब होता है ज्यादा कच्चे नहीं, ज्यादा पके हुए भी नहीं, मीडियम। उसके बाद में उनको धोना है, धुलाई। उसके बाद में उनको काटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, कटिंग इनटू थिन स्लाइसेस। उसके बाद में है पानी में उबालना, यही पढ़ा था, पानी में उबालना। उबलते वक्त सिट्रिक अम्ल मिलाना, सिट्रिक अम्ल नहीं है तो नींबू निचोड़ देंगे। सिट्रिक एसिड मिलाना, सिट्रिक एसिड कितने मिलाना, 2 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से। 1 किलो फ्रूट है तो कितने सिट्रिक एसिड मिलाओगे, 2 से 3 ग्राम मिलाओगे। थोड़ी देर बाद और उबलने देना। उसके बाद में इसको क्या करना है, छानना है। क्या करना है गाइस, वही तो बोला था मैंने, छानने को बोलते हैं स्ट्रेनिंग। क्या कहते हैं, रस को छानना। तो उसके बाद में हम स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, रस को छान लेंगे। छानने के बाद में पेक्टिन की जांच करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पेक्टिन की जांच। पेक्टिन की जांच करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है एल्कोहल विधि। क्या है गाइस, बोलो, एल्कोहल विधि। मतलब मार्केट के अंदर किचन में उपयोग करने वाला एल्कोहल मिलता है, उसको लाना है। माना कि ये तुमने पेक्टिन पहले से छान के रख रखा है, यही तो कर रखा है, ये पेक्टिन यानी रस छान रखा है, इसमें रस छाना था। मार्केट से एल्कोहल लेके आए, बियर नहीं लानी, मार्केट से किचन में उपयोग करने वाला एल्कोहल लाना है। एक कटोरी के अंदर लेना है, 2 चम्मच उसके अंदर लेना है एल्कोहल, 2 चम्मच एल्कोहल, 1 चम्मच रस डालना उसमें। अगर अच्छा पेक्टिन होगा तो बीच में ऐसे लंप बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा रस। कम होगा तो वो पूरे में क्या रहेगा, फैल जाएगा ऐसे। तो ये देसी तरीका है इसको जज करने का। एक होता है जेल मीटर द्वारा। इसके द्वारा, जेल मीटर के द्वारा भी पेक्टिन की जांच होती है। ये जेल मीटर है मेरे हाथ में, ऐसे इसके नीचे उंगली रखते हैं, ऊपर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर रस मिला देंगे 2-5 बूंदे। फिर नीचे थोड़ी देर पकड़ने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो ये जैसे यहाँ व्हाइट लगाओ ना, यहीं पे पेक्टिन की रीडिंग आती है कि हाँ भाई एक है, 1.25 है, कितना है। तो पेक्टिन की जांच कर रहे हैं, देखो ऐसे। तो कितना पेक्टिन है वो, जेल मीटर पाठ्यांक कितना आता है, जेल मीटर पाठ्यांक, पाठ्यांक, और कितनी चीनी मिलानी है, वो हमें पेक्टिन के आधार पे ही फिक्स होगा कि कितनी चीनी मिलानी है अपने। अगर अच्छी मात्रा है, अगर अच्छी या अधिक मात्रा में है, अच्छी मात्रा, तो 1.25 रीडिंग आएगी उसमें। अगर मध्यम मात्रा है तो 1.0 रीडिंग आएगी। निम्न मात्रा है तो 0.75 रीडिंग आएगी। सबसे कम मात्रा है तो 0.50। अब इसी के अनुसार आपको चीनी मिलानी। 1.25 है तो 1.25 किलो चीनी मिलाएंगे 1 किलो रस के अंदर। 1 किलो रस में 1 रीडिंग आई तो 1 किलो, ये आई तो 750 ग्राम या 0.75 केजी। 0.5 रीडिंग आई, इसका मतलब ये अनुपयुक्त है, किसी काम का नहीं, इसकी जेली यहाँ पर नहीं बनेगी। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त लिखना, अनुपयुक्त। बताओ अनुपयुक्त शब्द में कौन सी संधि, अनुपयुक्त। मुझे भी नहीं पता, वो सर को पूछना। तो उपसर्ग लगते तो भी संधि तो होती होगी, नहीं होती, संधि तो होती होगी। अन लगता है तो कौन सी, व्यंजन संधि थोड़ी नहीं होती, विसर्ग संधि भी नहीं होती। आगे बढ़ो। अब देखो इधर, तो ये जेल मीटर के अनुसार हमने क्या करा, रस जो छान रखा था उस रस में हमने पेक्टिन की जांच करी तो पता चला 1 रीडिंग आई। कितनी आई, तो 1 किलो रस में कितनी चीनी मिलाई, 1 किलो मिला के फिर से हमने पका दिया उसको, फिर से उसको पकाना।
पकाने के बाद में आपको क्या करना, अंतिम बिंदु परीक्षण करना है। क्या करना है, ये इस पेक्टिन की जांच की सीट पे लिख लेना, थोड़ा ये तीर लंबा ले लेना, जैसे इसको लंबा ले लेता है, ताकि तुम क्या लिखने में, सिस्टम से लिखने से क्या थोड़ा आसान रहेगा। ही पेक्टिन की जांच कर ली, अब इसको पका रहे हो, पकाना। उसके बाद में अंतिम बिंदु की जांच कर रहे हो, क्या करोगे, अंतिम बिंदु परीक्षण। ये तीर का निशान यहां आ गया है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु परीक्षण। अंतिम बिंदु परीक्षण का मतलब ये चेक करना है कि क्या वास्तव में जेली तैयार हो गई क्या। तो इसको परीक्षण करने के कई तरीके हैं। एक तरीके है रिफ्रैक्टोमीटर से, किससे चेक करेंगे, बोलो रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस की जांच करेंगे तो कितना होना चाहिए, 65 डिग्री ब्रिक्स होगा तो तैयार मानेंगे। एक मापते हैं थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से जेली का तापमान चेक करेंगे, अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब तैयार है, या 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मतलब भी तैयार है। तीसरा है, ये लाइन बोलूंगा, आपने जो चीनी मिलाई है ना, उस चीनी जो मिलाई है उसका 1.5 गुना वजन रह जाए अंतिम। मेरी बात को समझना, 1 किलो रस था, 1 किलो चीनी मिलाई, 2 किलो वजन हो गया, लेकिन जब उसको पकाएंगे तब तक 1.5 किलो वजन रहना चाहिए। मतलब जो चीनी मिलाई है उसका 1.5 गुना वजन रह जाए। तो 1 किलो चीनी मिलाई है तो 1.5 किलो वजन, 1.5 गुना, मतलब जेली का अंतिम वजन, जेली का अंतिम वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। जैम में भी यही है, जेली में भी यही, तो इसका मतलब तैयार समझेंगे। इसके अलावा एक होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट, पानी की एक ग्लास ली, उसमें पानी भर रखा है, चम्मच में थोड़ा सा जेली लेनी, उसको इस, ये चम्मच है, इसमें आपको क्या करना है, इसको इसमें डालना है, पानी भरा हुआ। अगर ये ठेठ पेंदे में बैठ जाए तो डन, रास्ते में तैरने लग जाए तो और पकाने की जरूरत पड़ेगी। एक होता है शीट या फिर फ्लेक टेस्ट। शीट या फ्लेक टेस्ट। फ्लेक टेस्ट, चम्मच में लेकर के जेली को नीचे गिराएंगे, अगर वो बूंद बूंद करके गिर रही है इसका मतलब अभी नहीं तैयार है, और ऐसे चादर जैसे गिरती है चाशनी की जैसे, इसका मतलब तैयार है। प्लेट टेस्ट भी कर सकते हो, प्लेट में ली, प्लेट में से यूं करते हैं तो नीचे बह जाती है, इसका मतलब तैयार नहीं है, वहीं ठहर गई इसका मतलब तैयार। ये अंतिम बिंदु। जेम के अंदर भी सभी अंतिम बिंदु परीक्षण सेम है, खाली टीएसएस 68 है उसमें, बाकी जेम के अंदर सेम टू सेम ये इसी प्रकार से। अंतिम बिंदु परीक्षण करने के बाद में डिब्बे में भर दे दें, डब्बे में भरना या डिब्बे में भरना, भरना, और इसके बाद में हो जाएगा इसका भंडारण। बात को तुम समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं किया हमने, वापस इधर ध्यान से देखेंगे एक बार। फलों का चयन किया, धोया, काटा, काट के उबाला, उबलते समय क्या करा हमने, उसके बाद हमने रस को क्या कर लिया, छानने के बाद में क्या करा। प्रश्न पूछेंगे कि पेक्टिन को जांच करने का तरीका कौन सा है, तो अल्कोहल विधि, जेल मीटर, उपयुक्त दोनों। पेक्टिन का हिसाब से हमने फिर उसमें चीनी मिलाना तो रह गया है, तो यहाँ पे पहले चीनी मिला के फिर पका रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, चीनी मिलाना रह कैसे गया, चीनी मिलाना उसके बाद में पकाना है ना, चीनी मिलाना और उसके बाद में शक्कर मिला के पका रहे हैं, और पकाने के बाद में हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर बाद अंतिम बिंदु की जांच कर लेंगे और डब्बे में भर देंगे। समझ गया होंगे। अब इस प्रक्रिया में से कोई भी 5 स्टेप पूछ लेंगे और कहेंगे कि इसको क्रम से जमाओगे, जेली में पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, समझ रहे हो। बता दूंगा अभी, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, इसको लिखो एक बार। मैंने कहा भाई एक साइड में तो चलने देना प्रक्रिया, और बाकी कोई पॉइंट आ रहा तो उसके समक्ष लिख लेना, ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से याद हो। वीडियो मैं बता रहा हूँ जो कोई वीडियोस कम है, ये मान लो तुम वीडियो देख रहे हो और मैं बता रहा हूँ कैसे बनानी, फोटो बता दूंगा मस्त जेली का।
अब पके मतलब फर्मली राइप, FIRMLY, फर्मली राइप का मतलब मीडियम पके हुए, सीधा भी लिख सकते हो पके हुए, अधिक पके नहीं होने चाहिए, कम पके नहीं होने चाहिए, ये भी आगे बताऊंगा। आगे बढ़े, 5 सेकंड और है, ये प्रक्रिया याद होनी चाहिए, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें। उसी प्रक्रिया को कंटिन्यूटी में सिस्टम से लिखना है, जैसे मैंने लिखा वैसे। पानी के उबलते समय नहीं, पानी डाल के फिर उबालो उसको, फलों को तो डाल के फिर ही उबालेंगे, कोरे पानी को थोड़ी ना उबालें। पानी में जब फल डाल दिए, अब उबल रहे हैं, उस समय सिट्रिक एसिड मिलाते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, ये जेल मीटर वाले में ये लिखना, फिर जेल मीटर से ये वाला। हाँ? जेली का क्या क्या आता है, वो आगे पढ़ रहे हैं, इससे आगे जेली का रोना और हंसना इसके बाद पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? 10 एक सेकंड में लिख लो और पूरा। ओके सुबह सिंह, ओके गाइस,
हैव यू रिटन एवरीबॉडी? ओके, किसी के छूट रहा हाथ खड़ा करो। अब इसी को कंटिन्यू में लिखो आगे। ये तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा, इसमें डेड लाइन चाहिए कम से कम। तीसरी लाइन लिखो, तैयार जेली का वजन, तैयार जेली का वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। तैयार जेली का वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। तैयार जेली का वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। तैयार जेली का वजन मिलाई हुई चीनी का 1.5 गुना रह जाए। मेरे हिसाब से जेली की प्रक्रिया समझ में आ गई तुम्हारी। कोई भी पूछे, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? आएगा नहीं तुम? एक जेली का क्वेश्चन पूछना आया हुआ सीयूईटी के एग्जाम। चलो बताओ। चलो एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि लिख लो पहले। बोलो, अभी किसी के छूट रहा है क्या? देखो क्वेश्चन है, जेली निर्माण की निम्न प्रक्रियाओं को क्रम से जमाइए। ये लिखो पहले तो, इसके छूट रहा है तुरंत उसको खत्म करो। जेली निर्माण की निम्न प्रक्रियाओं को क्रम से जमाइए। ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन है चीनी मिलाना और उबालना, चीनी मिलाना और उबालना। दूसरा है पानी में उबालना और सिट्रिक अम्ल मिलाना। फलों को छोटे टुकड़ों में काटना, रस को छानना और पेक्टिन की जांच करना। अब इसमें पहला चरण कौन सा आएगा? अब इसमें इन चारों को नीचे क्रम दे रखा है, बी सी डी ऐसे जमाना है। तो सबसे पहला आएगा फलों को छोटे टुकड़ों में काटना, पानी में उबालना और सिट्रिक अम्ल मिलाना, रस को छानना और पेक्टिन की जांच करना, और चीनी मिलाना और उबालना या पकाना। समझ गए? ऐसा कोई भी प्रश्न टेस्ट में भी आएगा और एग्जाम में भी आ जाओ तो आ जाओ। किसने देखा, सीयूईटी में आते रहते हैं, जो हो सकता है कि जेट में भी आ। अब आप लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां। जेली निर्माण में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? लिखो जेली निर्माण में कठिनाइयां। जेली निर्माण में कठिनाइयों से भी सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रखा है। तो जेली निर्माण में कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले है जेली का न जमना। जेली जम ही नहीं रही है। जेली का न जमना। अगर जेली नहीं जम रही है इसको बोलते हैं फेलियर टू सेट। फेलियर टू सेट।
जेली नहीं जमती उसके पीछे मुख्य कारण लिखने हैं आपको दो। एक कारण है पेक्टिन की कमी। अगर पेक्टिन कम है तो ऐसे में जेली नहीं जमेगी। चीनी की अधिकता, चीनी की अधिकता, चीनी की अधिकता में भी जेली नहीं जमेगी। कम या अधिक पकाना, कम या अधिक पकाना, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे। पकाना, समझ गए। अगर जेली नहीं जम रही, या तो पेक्टिन कम है या चीनी ज्यादा मिला दी तो नहीं जमती है, फिर जेली दिक्कत आती है उसमें। सिमिलरली इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लो, जेली का रोना। अगर जेली रो रही है, जेली का रोना का मतलब जेली क्या कर रही है, जेली रो रही है, इसको बोलते हैं विपिंग जेली। बेटा इसको क्या बोलते हैं, विपिंग जेली बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिनरेसिस और सिनरेसिस। सिनरेसिस एक ही नाम है ये सब। तो जेली रो रही है, उसके पीछे भी इंपॉर्टेंट कारण है। एग्जाम आया तुम्हारे सुपरवाइजर में ही आया हुआ है क्वेश्चन। अगर जेली रोने का मतलब पानी छोड़ने लग जाते, जेली आपने उबाली और पानी अलग जा रहा है और बाकी मटेरियल अलग। गाँव में तो हलवा बनाते तो भी होता पानी अलग, लापसी बनाते गाँव में, लापसी में पानी एक तरफ, सिस्टम फेल हो गया, हलवाई फेल। अच्छे से हलवाई फेल, पानी अगर छूट गया तो फिर क्या हुआ, हलवाई फेल। उसके पीछे मुख्य कारण है, ध्यान रखना, इसमें भी पेक्टिन की कमी तो रहेगी ही। पेक्टिन की कमी तो यानी अपर्याप्त पेक्टिन को बोलते हैं पेक्टिन की कमी। अम्ल की अधिकता, खटास की अधिकता का मतलब अम्ल की अधिकता, अम्ल की अधिकता। चीनी की कमी, चीनी की कमी। कितने सुंदर क्वेश्चन यहां से आ रखे हैं। एसीएफ के एग्जाम में प्रश्न आ रखा है कि जेली रो रही है, उसके पीछे कारण है अम्ल की अधिकता। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रखा है जेली रो रही है, उसके पीछे अपर्याप्त पेक्टिन। इन दोनों के अंदर पेक्टिन की कमी तो है ही है, देखो इन दोनों के अंदर पेक्टिन की कमी तो दिख ही रही। यहाँ चीनी की अधिकता, यहाँ चीनी की कमी। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें एसिडिटी ज्यादा है, एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो जेली का रोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब लिखो जेली का, ये लिखने के बाद जेली का अपारदर्शी होना, जेली का अपारदर्शी होना। अगला पॉइंट लिखना है तीसरा, जेली का अपारदर्शी होना। फोगी जेली या क्लाउडी जेली, जेली का अपारदर्शी होना, ये लिखने के बाद लिखना है। जेली का रोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में ही पेक्टिन की कमी तो दिख ही रही होगी। चीनी की इसमें अधिकता, इसमें कमी, इसमें एसिड ज्यादा, ये भी मुख्य कारण है इसका। ये आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे, सुपरवाइजर में आया पेक्टिन की कमी पिछले साल यूनिवर्सिटी वाले पेपर। तुम्हारा पेपर तो इजी बन गया था ना, इसलिए पिछली बार। हॉर्टिकल्चर का पेपर इस बार टफ आएगा तो भी तुम सबको करना पड़ेगा। टफ का मतलब पढ़ा हुआ वही आएगा। ओके, जेली का अपारदर्शी होना। देखो जेली का अपारदर्शी होना, अपारदर्शी का मतलब थोड़ी गंदी दिख रही है जेली, उसको बोलते हैं क्लाउडी जेली या फोगी जेली। कई बार लाल रंग की जेली भी हो जाती है, अगर चीनी जल जाती है उसमें तो शक्कर जल जाती है। इस अपारदर्शी के पीछे कोई खास कारण नहीं, लिखो अपरिपक्व फलों का प्रयोग। जेली अपारदर्शी, इसके पीछे पहला कारण है। सर ऑनलाइन में भी अच्छा समझ में आ सकता है, फिर भी ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। अलग अलग है, सबका अलग अलग। यहाँ ऑफलाइन रॉयल में बच्चे इसलिए नहीं आते कि भाई पढ़ते हैं अच्छा है या ऐसा कुछ, यहाँ का सिस्टम अलग है। मैनेजमेंट है ना, जैसे हॉस्टल में पूरा सिस्टम है,
पूरा जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे सिस्टम से सेट होता है, और खाली पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता, और भी उसमें चीजें इन्वॉल्व रहती, पूरा माहौल का फर्क पड़ता है, इसलिए माहौल यहाँ मिलता है, उससे फर्क पड़ता है, और ये पड़ता ही है। लिखा अपरिपक्व फलों का प्रयोग। दूसरा लिखो रस का साफ न होना, रस का साफ न होना, रस का साफ न होना यानी छानने में गड़बड़ कर दी तो रस साफ नहीं। कम या अधिक पकाना, कम या अधिक पकाना, रस का साफ न होना या कम या अधिक पकाना, रस का साफ न होना, कम या अधिक पकाना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। लिख लिए होंगे आराम से। गुड। अरे इधर देखो, अभी कहाँ सेव थोड़ी किया मैंने, मैं तो जेली की प्रक्रिया बता रहा हूँ। हल्का सा देखना है खाली। ये जेली देख लो, चलो कोई बना रहा है, लेकिन मैंने जो बताई वो प्रक्रिया याद रखना। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता है कि भाई क्या। अमरूद कोई से भी काम में ले सकते, अभी और लिखाऊंगा मैं। पहले मिलाते हैं लेकिन बाद में मिलाएंगे। जेली बन गई नहीं बन, हमने खूब बनाई जेली, कोई हमने अनशन बार जेली बना रखी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार। ये उल्टा लगा लिया क्या जेली। सुनो और देखो, अभी तो
चुपचाप इधर देखो। बहुत अच्छी बनती है जमने के बाद। ये खाली फोटोज बताएगी या कुछ? छान लिया है। मैं इसको गैस पे रख दिया, इसको थोड़ा पकने देते हैं, तब पानी चाहिए डालेंगे। कुल मिला के वो वैसे बनती जेली, हर कोई घर पे बना सकता है। 100 बात हुई एक बात, घर पे कोई बैक्टीरिया की जांच नहीं करनी पड़ती, अच्छे अमरूद लो और बन जाएगी। ये ठंडी होगी फिर समझाएगी। कुल मिला के जेली अच्छी बना सकते हैं घर पे, हमने खूब बार बना रखी है, कभी अपन भी बनाएंगे साथ। अगली बार तैयारी करने आओगे तब बनाएंगे।